Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter The Story of Village Palampur Part 3 in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम जो आपका इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका पार्ट 3 समझेंगे और इसमें आखिर क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. 75% of the people of Palampur who are working are dependent on farming for their livelihood. देखिए, ये तो हमने पिछली बार भी समझा था कि पालमपुर में 75% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट हैं अपने जीवन जीने के लिए. देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. देखिए, जो कृषि है, खेती बाड़ी है, उसमें जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है वो है भूमि. भूमि क्या है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. क्या होता है कि जो लैंड एरिया है जिस पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो तो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप 2 साल बाद ले लीजिए, 5 साल बाद ले लीजिए, वो कम हो सकता है लेकिन हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते. द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और इसी कारण से देखिए, और यही एक मेन रीजन भी है कि पालमपुर गांव में जो किसान हैं वो एक साल में 3 डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं, और इसके साथ साथ इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि वहां पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, यानी सिंचाई का एक बहुत ही बढ़िया साधन है, पूरा सिस्टम है. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए कि एक साल में ही एक ज़मीन के टुकड़े पर अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग क्रॉप ग्रो करना, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये एक बहुत ही सामान्य तरीका है किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर उसकी प्रोडक्शन को, हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने का. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. जो पालमपुर गांव के लगभग सभी किसान हैं वो कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं. द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. तो एक अलग और तरीका भी है ताकि हम ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें. यील्ड का मतलब होता है उपज प्राप्त करना, और वो तरीका क्या है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करें. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. यानी 1960 का जो डिकेड आया उसके लास्ट में लगभग 68-69 के आसपास, तो क्या था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसमें कल्टीवेशन के लिए, वीट और राइस की कल्टीवेशन के लिए HYV सीड्स को प्रोवाइड कराया गया. इससे क्या फ़ायदा हुआ देखिए कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग ऑफ मेथड ऑफ इन इंडिया. जो हमारे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान थे, उन्होंने सबसे पहले पूरी इंडिया में इन मॉडर्न फार्मिंग तरीकों को यूज़ किया. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides in farming. और जो इस क्षेत्र में रहने वाले फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए जो बिजली से चलते थे, और HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया अपने फार्मिंग में. फिर इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिला, दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ वीट. यानी इसके बदले में उन्हें गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार, बहुत ज़्यादा उपज उन्हें प्राप्त हुई. ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. देखिए, जहां अभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स तो समझे, लेकिन इसके बहुत सारे लॉसेस भी हैं. वो क्या है, जैसे कि पहले ही आपको पहले सेंटेंस में पता चला कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है कि जब हम
केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो खत्म होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और क्या नुकसान होता है? ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल नहीं, वाटर लेवल भी हो सकता है इसमें। देखिए क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं ट्यूबवेल के अंदर तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं रहेगा, नमी ही नहीं रहेगी तो ज़मीन सूखती चली जाएगी और वो खराब बंजर हो जाएगी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें जो एग्रीकल्चर की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें साथ साथ एनवायरनमेंट की भी देखभाल करनी है। वी मस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फार्मिंग के लिए लैंड रिसोर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। देखिए दुर्भाग्यवश क्या है कि जितने भी लोग इस खेती बाड़ी के काम धंधे से जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर के पास सफिशिएंट ज़मीन ही नहीं है, पर्याप्त ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। इन पालमपुर अबाउट 150 फैमिलीज हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। पालमपुर गांव में 150 फैमिलीज के पास तो कल्टीवेशन खेती बाड़ी करने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं है। 240 फैमिलीज 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और जो 240 फैमिलीज हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है खेती बाड़ी करने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इस जो ये इतने 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है ना, इस पर अगर खेती बाड़ी करते हैं तो जो हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उससे उसको कोई इनकम नहीं हो पाती, उसकी इनकम बहुत कम होती है। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। पालमपुर में 60 परिवार ऐसे हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर्स और उनमें से बहुत कम फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स यानी 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है और वो लार्ज फार्मर में, बिग फार्मर्स में काउंट होते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं उन्हें अपने इस खेती बाड़ी के काम को करने के लिए पूंजी जब वो इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। देखिए इसके लिए वो या तो बड़े किसान हैं उनसे उधार मांगते हैं या जो गांव के साहूकार होते हैं या ऐसे व्यापारी जो कि खेती बाड़ी के लिए बहुत सारे औजार उपकरण उधार पर देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। और जो वो उधार लेते हैं ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, यानी उनको लोन का पैसा, उधार का पैसा चुकाने का ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस भी होता है। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। देखिए बिल्कुल इसके विपरीत जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी से ही अपनी बचत कर लेते हैं क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा यील्ड होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। और जितनी पूंजी की उन्हें आवश्यकता होती है वो उसका इंतजाम फिर कर लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस वीट because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs। और क्या होता है, जो छोटे किसान है ना उनके पास बहुत ही कम सरप्लस बचता है गेहूं का और वो बेचेंगे भी किसको, तो क्या करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन इस बहुत स्मॉल है, छोटी है, प्रोडक्शन ही उनकी कम है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो भी उनके खेतों में पैदा होता है वो उसको अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं और उनकी इनकम बहुत ही कम होती है। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। और जो बड़े किसान हैं वो अपने जो सरप्लस हैं वो सारा का सारा बाजार में बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब वो क्या करते हैं, जो भी उनकी अर्निंग हुई उसको बचा के रखते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए जो है वो उसको बचाते हैं ताकि कैपिटल का अरेंजमेंट हो सके। दस दे आर एबल टू अरेंज द
अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग्स, और अपनी इन बचत से वो नेक्स्ट सीजन के लिए फार्मिंग के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. मैंने बताया था ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. यानी एक साल में एक जमीन के टुकड़े पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना, अलग अलग फसलें उगाने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What are the consequences of ग्रीन रेवोल्यूशन. यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं, गंभीर परिणाम. देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. यानी हम ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, हो रहा है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है वो लॉस हो रही है, खत्म हो रही है. कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. यानी क्या हो रहा है, लगातार जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर हम ट्यूबवेल के लिए यूज करें, सिंचाई के लिए यूज करें, तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है और जमीन में से जो मॉइस्चर है वो खत्म होता जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड. यूज एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन. देखिए, बहुत सारे तरीके हैं अपने एक ही जमीन पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के. फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड. यानी नीचे कुछ तरीके दिए जा रहे हैं ताकि हम सेम लैंड पर ही अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. जैसे प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ऑन द सेम लैंड बाय यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज. यानी मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज को अपनाकर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. देन प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज ऑन द सेम लैंड बाय यूजिंग HYV है, ये इसको आप सही करके लिखिए, यहाँ पे HI नहीं है, ये HYV सीड्स है. HYV सीड्स के द्वारा हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. देन प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करते हुए भी हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर. यानी पुराने तरीकों से जब खेती की जाती थी पालमपुर में, तो पर हेक्टेयर कितना आता था प्रोडक्शन, 1300 किलोग्राम. बट HYV द यील्ड फ्रॉम सीड्स इंक्रीज टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर. और HYV बीज जब हमने यूज किए तो जो ये हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ के कितनी हो गई, 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर. दस देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. और इस प्रकार से वहां पर वीट के प्रोडक्शन में, यानी गेहूं के प्रोडक्शन में काफी भारी वृद्धि हुई. Now question number 4. In contrast to small farmers, the medium and large farmers easily get capital for agriculture. How? यानी स्मॉल फार्मर्स के मुकाबले जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो अपने खेती बाड़ी के लिए कैपिटल का कैसे अरेंजमेंट करते हैं. तो देखिए, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. यानी उनकी जो सेविंग्स होती है वो अपनी खेती बाड़ी से हो जाती है, क्योंकि वो सारी अपनी प्रोडक्शन सेल आउट करते हैं. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. और इस प्रकार से वो आवश्यकता जितनी होती है कैपिटल की उतनी वो अरेंजमेंट ईजिली कर पाते हैं. सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स आपको इजीली एक जगह पर ही अवेलेबल हो जाएगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए. आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K और उससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.